तो जेई का रिजल्ट जो अभी जनवरी अटेम्प्ट के अंदर जो आया था उसमें हाईएस्ट मार्क्स थे 99.53 परसेंटाइल और शिक्कर के हाईएस्ट मार्क्स थे 99.8 परसेंटाइल। बिल्कुल ये इतना शायद हो रहा है, पहले ही साल है। मैंने 9th से डिसाइड कर लिया था मुझे क्या बनना है। जी। एक आरएस ऑफिसर, आरएस ऑफिसर, ये ड्रीम है। क्या होता है आरएस ऑफिसर जानते हैं आप? राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आपका शेड्यूल तो टाइम टेबल तो मुझसे भी फॉलो नहीं होता, तो मैंने कभी फिक्स कभी बनाया नहीं। बट मैंने ये किया था कि अगर एक महीने में इतने चैप्टर्स करने हैं तो एक हफ्ते में इतने चैप्टर्स, 2 दिन में इतने चैप्टर्स, ये गोल सेट था कि कितने दिन में कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। वहाँ की आप सक्सेस रेट देखोगे तो शिक्कर में 26 हज़ार बच्चे कोचिंग में हैं। बिल्कुल 26,000 में से 2600 का भी सिलेक्शन नहीं है अजय जी। बिल्कुल और हमारे पास 80 बच्चे थे, उसमें 56 बच्चों का सिलेक्शन है जेई मेंस के अंदर। बिल्कुल। वो कहते हैं कि शिक्षा तो वो शेरनी का दूध है, जो हाँ, पिएगा वो दहाड़ेगा, दहाड़ेगा, और बिल्कुल। दहाड़ेगा तो वो कुछ ना कुछ तो नया करेगा। बिल्कुल। कुछ स्पेशल आपके लिए टीचर्स ने किया कि भाई आपको रात को 11 बजे किसी सब्जेक्ट में, किसी टॉपिक में कोई दिक्कत आ गई तो आप फ़ोन कर सकते हो टीचर्स को? हाँ बिल्कुल। ऐसे बोला है आपको? हाँ कैमरे के सामने बोल रहे हो, वाकई में बोला नहीं, है? वाकई में बोला है हमारे। वो हमारे फिजिक्स में एक सिद्धांत है ना ग्रेविटेशन का, कि हर तीर का निशाना थोड़ा ऊपर लगाना चाहिए, क्योंकि हर उड़ने वाला तीर ग्रेविटेशन का शिकार होता है। तो थोड़ा सा वो नीचे जाता है। निशाना थोड़ा ऊपर रखना चाहिए, तो वो वाली अगर- स्थिति होती है। तो यदि वो डिसिप्लिन में नहीं है तो थोड़ा नीचे आ जाएगा जहाँ जाना चाह रहा था उससे। मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। आईएएस ऑफिसर बनना है। आईएएस ऑफिसर बन के क्या करना चाहते हैं आप? क्या काम करते हैं? सोशल वर्क। मतलब हर बार एक सपना होता है कि अब की बार मैंने 5 टॉपर्स निकाले हैं, अगली बार मैं 7 निकालूंगा। अब की बार क्या ड्रीम है कि अगले सेशन में कितने टॉपर्स आएंगे? अब की बार शिखर पार। अब की बार सीकर पार। अच्छा, जैसे मोदी जी से कहते हैं, हाँ, बिल्कुल, अब की बार शिखर पार। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। राजस्थान में 12वीं बोर्ड का रिजल्ट परिणाम घोषित हुआ है। चारों तरफ खुशियों के माहौल है और हम कोशिश करते हैं इस दौरान उन टॉपरों से आपको मिलवाने की जो 1 साल की मेहनत से इस दिन वो मुकाम हासिल करते हैं कि हर कोई चाहता है कि उनकी कहानी सुनी जाए, देखी जाए कि 1 साल तक उन्होंने कैसी मेहनत की, उस स्कूल ने कैसी मेहनत की, उनके पेरेंट्स ने कैसी मेहनत की और ख़ासकर उस बच्चे ने कैसी मेहनत की कि उन्होंने पूरे राजस्थान में, अपने ज़िले में और अपने गांव का नाम रोशन किया। तो आज ऐसी ही एक शख्सियत से हम मिलने के लिए आए हैं चिड़ावा में, झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में, जहां पर एक स्कूल लगातार अच्छे परिणामों के लिए जानी जाती है और उसी का नतीजा है कि अब की बार एक बेटी ने यहाँ बाजी मारी है। सबसे पहले आपका बोल हिंदुस्तान में स्वागत है। नमस्ते। आपका नाम क्या है? जिया पचार। जिया पचार। जिया पचार, जैसे ही रिजल्ट आता है हर किसी के मन में ये होता है कि भाई मेरा रिजल्ट कैसे रहेगा, एक उत्सुकता होती है। तो सबसे पहले जब आपको पता चला कि आज रिजल्ट आ रहा है, हाँ। कैसा फील हुआ और सबसे पहले किसने बताया आपको रिजल्ट के बारे में? मुझे सबसे पहले मेरे पापा ने बताया रिजल्ट के बारे में। और रिजल्ट से पहले मैं काफ़ी नर्वस थी कि मतलब ये पता था अच्छा आएगा रिजल्ट, बट ऐसे था कि मतलब एग्जामिनर अच्छा मिले या ना मिले, वो कॉपी किस हिसाब से चेक करता है, बट था कि अच्छा ही आएगा रिजल्ट। बस नर्वस थी। एक जो नॉर्मल बच्चा होता है, एवरेज बच्चा जिसे कहते हैं, हाँ। उसके भी जहन में होता है कि मुझे लमसम ये नंबर मिल जाए, उनका टारगेट होता है। और जब एक इंटेलिजेंट बच्चा होता है तो उसकी जिम्मेदारियाँ कुछ ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उससे लोगों की अपेक्षाएं ज़्यादा रहती हैं, स्टूडेंट की, क्लासमेट की, टीचर्स की, पेरेंट्स की। तो आपने क्या सोचा था कि भाई आपके कितने परसेंटेज आ जाएंगे 12th के अंदर, साइंस के अंदर? मैंने बस 98 और 99 ये सोचा था मैंने। अच्छा, पहले से टारगेट था कि आपका 98, 99? क्योंकि इस स्कूल ने हमेशा टॉपर निकाले और जो हाईएस्ट है वो 99.40 तनुप्रिया की। तो मेरा भी वही था कि मुझे भी अच्छे परसेंटेज लाने हैं कि स्कूल का नाम रोशन हो, उन्हें ऐसा हो कि उनका रिजल्ट ना बिगड़ा। आपका रिजल्ट में 98.20 है। हाँ। साइंस में 98.20 छोटी बात नहीं होती, इतना बड़ा रिजल्ट लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कैसे देखा था 1 साल का जो सफ़र था आपका स्टडी का, उसमें क्या परेशानियाँ आई, क्या कैसे आया? मैं थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड से आपकी शुरुआत करना चाहता हूँ। परिवार में माहौल कैसा था आपका? नहीं, मेरे परिवार में पढ़ाई का काफ़ी माहौल है, सब मतलब पढ़ने के लिए है। जैसे मैंने बताया, पापा मम्मी दोनों गवर्नमेंट टीचर हैं। अच्छा। तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है पढ़ने के लिए, कभी ऐसे प्रेशर भी नहीं डाला कि इतना पढ़ तुम वो कर। बट हाँ, ऐसे था कि अच्छे परसेंटेज चाहिए और बस अच्छा पढ़ना है, पढ़ो। सबने मोटिवेट किया, ऐसे नहीं कि नहीं क्या करेगी पढ़ के, वैसे ज़्यादा पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं था। एक जब भी हम किसी एक मुकाम को हासिल करते हैं तो एक खुशी आती है। वो खुशी आपके चेहरे से दिख भी रही है, झलक भी रही है और आज पूरा उत्सव चिड़ावा मना भी रहा आपकी जो परिणाम आए। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कैसा फील आता है कि जब एक टारगेट अचीव करते हैं अपन, तब मन से कैसे फील आती है? प्राउडनेस वाली फील आती है कि आज मैंने सबका नाम रोशन कर दिया? हाँ, बहुत खुशी होती है। ऐसे लगता है ब्लेस्ड है, अब हम गॉड ने ब्लेस कर दिया। पेरेंट्स इतने खुश होते हैं, पेरेंट्स के पास इतने फ़ोन आते हैं रिश्तेदारों के, पता नहीं कहाँ कहाँ से।
टीचर्स इतने खुश होते हैं। अच्छा, किसी ने कोई स्पेशल कॉम्प्लीमेंट दिया आपको कि देख तूने इतने नंबर ले आए? हाँ, सब बहुत खुश थे, मेरे पापा के कलीग्स वगैरह, सारे रिलेटिव्स, सबको ऐसे लगा 98 बना लिया इसने, सब खुश थे घर वाले। जब एक स्टूडेंट तैयारी करता है तो उसके पीछे बहुत सी ज़रूरतें होती हैं, उनके टीचर्स का बहुत अहम रोल होता है। क्या आपको लगता है कि आपके टीचर्स का कितना रोल आप इस सक्सेस में मानते हैं? आपके स्कूल का कितना रोल मानते हैं? आपके डायरेक्टर सर का कितना रोल मानते हैं आप? इसमें सबसे ज़्यादा रोल ही मेरे स्कूल का है। मतलब उन्होंने हर टाइम, मतलब टाइम टू टाइम मोटिवेट किया पढ़ने के लिए। असेंबली में जब डायरेक्टर सर आते हैं तो वो हमेशा मोटिवेट करके ही जाते हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए, ऐसे पढ़ो, ये पॉइंट्स पढ़ो, ऐसा कुछ। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी का मानूँ योगदान तो वो मेरे स्कूल का ही है। अच्छा, आपके बायोलॉजी है यानी कि आप साइंस में बायो से है। हाँ, तो इसमें सबसे जो फेवरेट टॉपिक होता है, वैसे नॉर्मली बायोलॉजी वालों में बायो ही माना जाता है, बायो और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होता है। आपके तीनों सब्जेक्टों में से कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग था और कौन से टीचर्स को आप स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं कि इन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा किया? मेरा फेवरेट ऑब्वियसली बायो ही है, जी। फिर केमिस्ट्री, हम्म। और मेरे सारे टीचर्स ने अच्छा, मेरे को एक बात बताओ कि जो बायोलॉजी लेते हैं उनको फिजिक्स में ऐसी इतना वो कैसे होता है उनके? पता नहीं क्यों ऐसे लगता है, क्योंकि जो मैथ वाले हैं वो फिजिक्स में कुछ टॉपिक्स आते हैं जैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, तो उसमें ज़्यादा बेहतर होते हैं हमसे, कैलकुलेशन ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, बायो वाले भी हैं अच्छे ही पढ़ते हैं वो भी फिजिक्स को, सबको डर नहीं लगता, कुछ होता है। अच्छा, कुछ को लगता है, ठीक है। आप ये बताएं कि जो एक साल लगातार आपने स्कूलिंग की, स्कूल में आए हैं, कैसा स्कूल का? हम बता दें आपको, चिड़ावा के एमडी ग्रुप में हम आए हुए हैं और एमडी ग्रुप की छात्राएं हैं। कैसा पूरे साल का स्कूल का वातावरण, इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होता है कि आपको टीचर्स किस तरीके से व्यवहार करें, आपकी क्लास में कैसे आपको इन्वायरमेंट मिले, कौन सी सुविधाएं मिले आपको, वो सारी ज़रूरी होती है। तो एक साल का आप स्कूल का थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड समझाएं कि स्कूल में क्या क्या सुविधाएं आपको स्पेशली दी गई? जब मैं स्कूल में आई थी, मतलब 11th में आई थी मैंने, तो यहाँ का डिसिप्लिन लेवल है ना बच्चों का, वो सबका बहुत अच्छा है। टीचर्स बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव करते हैं, मतलब ऐसे नहीं, बच्चों को टीचर से डर भी लगता है। पहले मुझे भी लगता था, ऐसे अंदर झिझक थी बात करने में, अब उतनी नहीं है। मतलब मैं अब अच्छे से बात कर सकती हूँ क्योंकि सारे टीचर्स एज अ फैमिली मेम्बर की तरह बात करते हैं। अगर कोई भी हमसे मिस्टेक होती है तो मिस्टेक्स बताते हैं कि ये करो। अच्छा, आप कभी भी प्रॉब्लम लेके टीचर्स इंटरेक्ट कर सकते हैं, कभी भी बात टीचर्स अवेलेबल रहते हैं हमेशा हमारे लिए। कुछ स्पेशल आपके लिए टीचर्स ने किया कि भाई आपको रात को 11 बजे को किसी सब्जेक्ट में, किसी टॉपिक में कोई दिक्कत आ गई तो आप फ़ोन कर सकते हो टीचर्स को? हाँ बिल्कुल। ऐसे बोला है आपको? हाँ, कैमरे के सामने बोल रहे हो, वाकई में बोला नहीं है? वाकई में बोला है। हमारे फिज़िक्स के जो टीचर हैं और जो हमारे मतलब मैनेजमेंट में हैं, उन सब के मतलब ऐसा था कि अगर मतलब कभी भी कोई भी हेल्प चाहिए तो आप फ़ोन कर सकते हो। और वैसे भी स्कूल के बाद अगर हमें मतलब किसी टॉपिक में डाउट था तो टीचर्स रुकते थे हमारे लिए हमेशा कि आप रुको और हमसे डाउट पूछो, डाउट नहीं रहना चाहिए। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो इस वक्त जो एजुकेशन सेक्टर में जो काम हो रहा है, हर बच्चा चाहता है कि मुझे जो बड़ी एजुकेशन हब है जैसे कोटा हो गया, सीकर हो गया, उनमें जो बड़ी बड़ी स्कूलें हैं, हाई स्कूलें हैं, कि उनमें जाएं, उनमें जो बड़े मतलब जो टीचर्स हैं उनके साथ पढ़ें। तो आप तो एक गांव से निकल कर एक कस्बे के स्कूल में आए हैं, कभी आपके मन में भी था कि मैं बड़ी स्कूलों में जाऊं, वहाँ मेरे को और अच्छा मिलता, ऐसे कोई मन में था? या फिर ये था कि हाँ, मैं अगर पढ़ूंगी, टीचर्स मुझे पढ़ाएंगे तो यहाँ भी मैं वो सक्सेस हासिल कर सकती हूँ? हाँ, अगर बच्चे को पढ़ना है, उसके मन में पढ़ने का, तो वो कहीं भी पढ़ सकता है। और ज़रूरी थोड़ा ना कि मतलब बड़ी स्कूल है तो उसमें अच्छे ही टीचर्स होंगे, सारे सेम भी नहीं होते। अगर कोई स्कूल छोटी है तो उसके टीचर्स अच्छे भी तो हो सकते हैं, सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, सभी पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है, बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है तो रिजल्ट आएगा। आपका सपना क्या है? आपने 12th कर ली और जब 12th करने के बाद एक ड्रीम लेवल शुरू होता है कि यहाँ से अपन सपने देखना शुरू करते हैं कि अब हमें इस फील्ड में जाना है, इस फील्ड में जाना है। आपका अभी क्या सपना है? मैंने 9th से डिसाइड कर लिया था मुझे क्या बनना है। जी। एक RS ऑफिसर। RS ऑफिसर? ये ड्रीम है। क्या होता है RS ऑफिसर, जानते हैं आप? राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अच्छा, उसमें क्या काम करना पड़ता है? उसमें ब्लॉक लेवल पे आप जितने भी मतलब वहाँ के जनवासी हैं उनको आप मतलब क्या उनकी नीड्स को देखते हैं, उन पे हम रूल करते हैं, उनकी क्या नीड्स हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनका सल्यूशन। अच्छा, आपको ये विचार कैसे आया है कि मुझे RS ऑफिसर बनना है? कहाँ से मिली है प्रेरणा आपको? ये विचार मुझे मतलब एक है मतलब पर्सनल प्रॉब्लम थी कोई, तो जी। वो RS ऑफिसर थे, वो आए, मतलब ऐसा कुछ हुआ तो वहाँ पे मैंने सोचा, उन्होंने मेरी पर्सनल प्रॉब्लम को सोल्व नहीं किया था हमारी अच्छा। फैमिली में,
वो मतलब अपोजिंग टीम में थे वो, ऐसे मान लो। ठीक है। तो तब से मैंने सोचा था कि मुझे बनना है आरएस ऑफिसर। वो एक माजी वाली कहानी सुनी आपने? एक माजी थे बिहार से, एक पहाड़ था, उसकी वाइफ पानी लेने जा रही थी, वो रास्ते में दुविधा आ रही थी तो उन्होंने पहाड़ को काट दिया क्योंकि उनकी पर्सनल प्रॉब्लम थी वो। और पर्सनल प्रॉब्लम जब आती है तो मन थोड़ा ज़्यादा जिद्दी हो जाता है। तो आप कितना जिद्दी हैं इस आरएस बनने के लिए? मैं हूँ, क्योंकि मेरे पापा का भी ये ड्रीम है, मेरी मॉम ने भी यही सोचा है कि इसे आरएस ऑफिसर बनाना। उस दिन ही मेरी मम्मी ने मुझे कह दिया था अच्छा। कि अब तुझे यही बनाएगी। अगर तो इन्होंने- मतलब न्याय करना, जस्टिस करना, ऐसे नहीं कि Favor गलत मत साइड का करना। साथ दे रहे हो, ऐसे नहीं करना, हमेशा फेवरेबल रहना है, जस्टिस का साथ। आप अपने जो आपके साथ भी रहे हैं, क्लासमेट भी हैं, आपके फ्रेंड्स भी हैं, आपका सर्किल कैसा था, फ्रेंड सर्किल कैसा था कि आपको सपोर्टिव मिला हमेशा कि भाई आपके फ्रेंड्स बोलते हैं कि क्लास में जो टेस्ट होते हैं, स्कूल में जो टेस्ट होते हैं, कभी कम नंबर आते हैं, कभी ज़्यादा, तो उनका सपोर्ट मिला आपको हमेशा, या वो डिक्रीज करने में लगे रहते, टांग खींचने में लगे रहते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरा फ्रेंड सर्कल था वो काफ़ी अच्छा था, सारे बच्चे पढ़ने वाले थे। जी। कुछ होते हैं जो मतलब एवरेज होते हैं, बट सारे पढ़ने वाले थे, सबने सपोर्ट किया। अगर कम भी आते तो वो कहते थे अगली बार अच्छा करना, मतलब क्या गलती है वो देख ले। अभी जो आप ही के सहपाठी जो 11th में हैं और अभी जो 12th में आए हैं आपके सेशन के बाद में, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन लोगों की पढ़ाई हमेशा कंटिन्यूटी के साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक दिन पढ़ रहे हो एक दिन नहीं, इरेगुलर नहीं होना चाहिए। बात मैंने 12th में सीख ली अभी। मतलब अगर आप रोज़ाना के 3-4 घंटे भी पढ़ रहे हो तो रोज़ पढ़ो, ऐसे नहीं कि आप बीच में छोड़ रहे हो। कम से कम वो पढ़ो जो आपको स्कूल में पढ़ाया गया है, और नहीं तो मतलब अगर आप स्कूल का रोज़ आया हुआ पढ़ रहे हो, मतलब आज जो पढ़ाया आपने वो पढ़ा, कल जो पढ़ाया उसके साथ पहले वाला भी पढ़ा, तो इससे आपको मतलब ऐसे नहीं रहेगा, ज़्यादा पढ़ने का प्रेशर नहीं रहेगा आप पे। आप आराम से पूरा साल अच्छे से निकाल सकते हो बिना किसी टेंशन के। जी, एक सबसे बड़ा सवाल है और सबके जहन में है, जो टॉपर नहीं कर पाया है उनके जहन में है कि टॉपर्स कैसे बनते हैं, वो क्या एक्स्ट्रा करते हैं, उनके अंदर कौन सी ऐसी अद्भुत ताकत है कि जो उनको टॉपर्स बना देती है, सबके जहन में होता है। और जब हम टॉपर से बात करते हैं तो कई लोग बताते हैं कि मैं इतने घंटे पढ़ा, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, मतलब वो बढ़ा चढ़ा कर भी उस बात को बताते हैं। मैं बड़ी ईमानदारी से आपसे पूछना चाहता हूँ कि 1 साल तक आपने कितनी देर पढ़ाई की? एक रूटीन में अगर बात करें तो दिन में कितनी देर पढ़ते थे? क्या 12-12 घंटे टॉपर्स पढ़ते हैं या कैसे पढ़ते हैं मतलब टॉपर्स? क्या शेड्यूल होता है टॉपर्स का? मुझे औरों का नहीं पता, वो जैसे भी बताते होंगे वैसे पढ़ते होंगे, बट मैंने कभी फिक्स नहीं किया मेरा रूटीन क्या है। बनाने की कोशिश किया बट बहुत बार बिगड़ गया, कभी चला नहीं वो रूटीन। मतलब कभी काउंट भी नहीं किया मैंने घंटे, क्योंकि मैं एकदम नॉर्मल बची। मतलब खेलना है तो खेलना है, पढ़ना है तो पढ़ना है, टीवी देखना है, मन किया तभी पढ़ लिया। ऐसे नॉर्मल एवरेज लेके चले तो 4-5 घंटे बस। कभी तो मैंने पढ़ाई नहीं की है एक बीच बीच में, तो मतलब नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा। अगर फैमिली फंक्शन में जाना है तो जाना है, नहीं पढ़ा उस दिन। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बोल हिंदुस्तान को समय दिया और हम उम्मीद करते हैं जो आरएस बनने का सपना आपने देखा वो आपका कामयाब हो और यही मंच हो, यही बोल हिंदुस्तान हो, और फिर एक बार आपकी कहानी हम जनता के सामने सुनाएं। आपने समय दिया बोल हिंदुस्तान को। तो ये देखा, इन्होंने साइंस में टॉप किया है इस एमडी ग्रुप स्कूल ने, और यहीं से आर्ट सेक्टर में भी टॉपर्स निकले हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर। उनसे भी हम बात करते हैं, तो आइए उनसे भी आपको मिलाता हूँ। जैसे हमने जिया से बात की जो साइंस में एमडी से टॉपर निकल के आई हैं, वैसे ही अब की बार साइंस में हमेशा टॉप देने वाली ये स्कूल, लगभग अपना रिजल्ट बरकरार रखने वाली, अब की बार आर्ट्स में भी इन्होंने डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिया है। अंकुर हमारे साथ हैं, 97.80% के साथ आपने अब की बार डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई हो। थैंक यू सर। जैसे ही आपको रिजल्ट के बारे में पता चला कि आज 12th का रिजल्ट आ रहा है, सबसे पहले किससे पता चला? पता न्यूज़ देखी थी 19 को शाम को, हम CUET का एग्ज़ाम दे के आए थे जी। और फिर जैसे ही आए शाम को घर पे तो देखा कि न्यूज़ आ रही है कि कल रिज़ल्ट आने वाला है 12:15 बजे। अच्छा, तो कल से ही एक दिन पहले से ही धड़कनें पहले तेज से ही थी? हमें पता था। धड़कनें तेज थी? नहीं, इतना मुझे इतनी टेंशन नहीं थी। अच्छा, मतलब श्योर जो थे? हो गया, हाँ मुझे इतना था कि मेरे 95 प्लस आ जाएंगे, इतनी मैं कॉन्फिडेंट थी। अच्छा, टीचर्स को आपने पहले श्योर कर दिया था कि भाई अब मेरा पेपर अच्छा हुआ है, 95 मैं क्रॉस कर लूँ? हाँ। तो सबसे पहले जब आपको पता चला तो स्वाभाविक बात है, कोई भी खुशी हमें होती है, और जब वो परिणाम के रूप में हमारे सामने आती है तो एक एक्स्ट्रा खुशी तो मन में आती है। बहुत होती है। कैसा फील किया आपने? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और सबसे ज़्यादा तब अच्छा लगा जब मम्मी पापा खुश थे, फैमिली वाले, जब उनकी खुशी, जब वो खुश होते हैं तब ज़्यादा मज़ा आता है। जब उनको प्राउड फील होता है तब हमें भी बहुत अच्छा लगता बिल्कुल, है। नो कि डाउट हमारी आपने मेहनत की एक वजह से वो खुश कस्बे हैं। की स्कूल जो लगातार टॉप दे रही है,
वहाँ से आपने टॉप किया है, ज़िले को टॉप किया है, खुशी तो होगी आपके। मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा, क्योंकि मैंने साइंस वाले से भी यही पूछा कि आपका पारिवारिक माहौल कैसा था, परिवार में आपको काफ़ी- सपोर्ट कैसा मिला, काफ़ी अच्छा क्या करते हैं आपके माता पिता? मेरे पापा आर्मी में हैं और मेरी मम्मी 3rd ग्रेड गवर्नमेंट टीचर हैं। तो पापा तो नहीं रहते थे, लेकिन घर पे मम्मी, दादी, दादाजी, मेरे चाचू, मेरी मासी, उन्होंने सबने सपोर्ट किया। सबने सपोर्ट किया? हाँ, कभी भाई कोई बहन ने भी, मेरे बड़े भाई ने भी मुझे सपोर्ट किया। कोई प्रॉब्लम नहीं आई आपको? कभी घर से कभी प्रॉब्लम नहीं है। कैसे आपका स्टडी शेड्यूल था जो पूरे साल का, कैसे रहा आपका? शेड्यूल तो, टाइम टेबल तो मुझसे भी फॉलो नहीं होता, तो मैंने कभी फिक्स कभी बनाया नहीं। बट मैंने ये किया था कि अगर 1 महीने में इतने चैप्टर्स करने हैं तो 1 हफ्ते में इतने चैप्टर्स, 2 दिन में इतने चैप्टर्स, ये गोल सेट था कि कितने दिन में कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। और फिर उस हिसाब से एग्ज़ाम की तैयारी करी, प्री बोर्ड्स की, हाफ ईयरली की। एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज़रूरी भी होता है और सबसे अहम भी ये चीज़ होती है कि उसे जो वातावरण मिले, जो स्कूल मिले, वहाँ का मैनेजमेंट मिले, वहाँ के टीचर्स मिलें, सारे उनके अनुकूल हों और वो सुविधाएं मिलें, तो बच्चा बेहतर से बेहतरीन हो सकता है। आपको क्या लगा कि आप जिस संस्था में हैं वहाँ कैसा माहौल था, वहाँ कौन कौन आपके सपोर्ट में थे, कभी कोई दिक्कत आई? दिक्कत आई, हमने डांगी सर को, हमारे जो डायरेक्टर हैं, उनसे भी बात की थी। सर ने पर्सनली क्लास में आके हमारी प्रॉब्लम सॉल्व की। फिर मैनेजमेंट में भी अजीत सर थे, हमारे प्रिंसिपल प्रदीप सर, उन सबको भी हमने प्रॉब्लम्स बताई, तो उन्होंने भी हमारी प्रॉब्लम्स अच्छे से सॉल्व करी। टीचर्स अच्छी फैकल्टी प्रोवाइड करी। अच्छा, पूरा क्लास का माहौल अच्छा था? बहुत अच्छा था। इतना जेलसी नहीं थी। अगर मार्क्स कम आते थे तो हम एक दूसरे की आंसर शीट्स देखते थे कि जो उनकी गलती है वो मुझे बताते थे और जो मेरी गलती थी वो मैं उनको बता देती थी। अभी क्या ड्रीम है आपका? अभी आपने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, अभी आपके विकल्प खुले हैं, आप जिस फील्ड में जाना चाहें उस फील्ड में आप जा सकते हैं। क्या विकल्प देखा आपने कि भाई मुझे आगे जाके ये ड्रीम मेरा पूरा करना है? मुझे IAS ऑफिसर बनना है। IAS ऑफिसर बनना है? IAS ऑफिसर बन के क्या करना चाहते हैं आप? क्या काम करते हैं? सोशल वर्क। और थोड़ी सी पावर तो चाहिए होती है कि हमारे डिसीजंस को कोई मना नहीं कर सकता, और फिर वो काम करने में मज़ा भी बहुत आता है। IAS ऑफिसर डिसीजन ऐसे थोड़ी दे सकते हैं कि भाई मेरा पावर है। पावर तो है, लेकिन जो काम कर सकते हैं, जिस लेवल पे वो काम कर सकते हैं, वैसे बाकी लोग नहीं कर सकते डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, आपको ये चीज़ें कैसे दिमाग में, जैसे हमने पहले बात की, वो कह रही हैं मुझे RAS ऑफिसर बनना है, मेरे साथ एक पर्सनल प्रॉब्लम थी, उनमें से मैंने देखा कि वो कैसे बिहेव कर रहे थे, तो मैं चाहती हूँ कि वैसा नहीं हो, जस्टिस हो। तो आपके दिमाग में क्या है कि जो वर्तमान जो वातावरण है देश में जो बना हुआ है, गांव में जो बना हुआ है, शहर में बना हुआ है, उनमें क्या आप देखते हैं समस्याएं कि इन समस्याओं को अगर एक RAS ऑफिसर होता, IAS ऑफिसर होता तो ये दूर कर सकता है आराम से? तो आपने कोई ऐसी तकलीफें देखी हैं? हाँ, ऐसी मतलब जैसे गरीबी देखी है, लोग इतने बच्चे सड़कों पे ऐसे फुटपाथ पे घूमते हैं, तो उनको देख के लगता है कि इनको भी तो हक है पढ़ने का, ये क्यों यहाँ बैठे हैं। इनका भी डेवलपमेंट होना चाहिए, पूरे एरिया का डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, लेकिन अभी भी हमारा इंडिया इतना क्लीन नहीं है, तो सड़कों पे जब गंदगी वगैरह दिखती थी तब ऐसा लगता था कि यहाँ पे भी साफ़ सफाई होनी चाहिए, इंडिया पूरी तरह से डेवलप होना चाहिए, और जिस एरिया में अगर मैं पोस्टेड हूँ तो उस एरिया में सबसे अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। बिल्कुल, आपने जो अपने भविष्य को लेकर जो चीज़ें आपके मन में हैं वाकई काबिल तारीफ़ हैं, और एक जिसके पास पावर हो, जिसके पास शक्तियाँ हो, उनका सही दिशा में इस्तेमाल भी करना चाहिए। बहुत अच्छी खुशी हुई इस बात को जानकर। जो आपने अभी रिजल्ट आया आपका, बहुत से बच्चों के मन में है कि मैं भी अंकुर के जैसा बन सकता हूँ, बन सकती हूँ, तो उनको लिए आप क्या मैसेज देंगे कि वो कैसे पढ़ाई करें, कैसे तैयारी करें? उनके जब कभी वो डिमोटिवेट हों तो किससे मोटिवेट हों, किसके पास समस्याएं लेके जाएं? मोटिवेशन का सबसे बड़ा सोर्स तो पहले मम्मी पापा होते हैं और फिर टीचर्स होते हैं। अगर मम्मी पापा अगर मोटिवेट नहीं कर पाए तो हम टीचर्स के पास जाते हैं, और मुझे नहीं लगता मोटिवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि हम अपने मम्मी पापा को काम करते देखते हैं, तो ये भी मन में आता है कि जिस दिन हम किसी पोस्ट पे पहुंच जाएंगे तो उस दिन इनके चेहरे पे खुशी होगी। बिल्कुल, आपने बोल हिंदुस्तान को समय दिया, और हमारी शुभकामनाएं कि आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आप IAS ऑफिसर बने और अच्छे मुकाम पे आप जाएं, और जो सपने आप लेके जा रहे हैं जो बनने के लिए, वो आप पूरा करें। आपका बोल हिंदुस्तान में बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अंकुर थी जिन्होंने आर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। तो इन दोनों से, साइंस और आर्ट्स दोनों में टॉप करने के लिए जिस रीढ़ की हड्डी की ज़रूरत होती है, जो इस मैनेजमेंट को पूरा संभाल कर रखता है, हम चाहते हैं उन डायरेक्टर सर से भी हम बात करें कि पूरे 1 साल तक उनका स्कूल में बच्चों को लेकर कैसा व्यवहार रहा,
और पूरी एक साल तक वो बच्चों को लेकर कितने कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि हर साल उन्होंने देखा कि यहाँ से हर साल टॉपर्स निकलते हैं, हर साल रैंकर्स निकलते हैं, और अब तो यहाँ पे IIT JEE की तैयारी भी कराई जाती है। तो उनके बारे में तमाम बातें हम उनसे भी करना चाहते हैं। तो सुनील जी डांगी यहाँ के डायरेक्टर हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करें। जैसे हमने अंकुर और जिया से बातचीत की, उन्होंने अपने संघर्ष की कहानी सुनाई, टॉपर्स वो बने हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉप उन्होंने किया है, लगातार रिकॉर्ड जो MD स्कूल बनाती जा रही है। तो ज़रूरी है कि उस रिकॉर्ड बनाने वाले व्यक्ति से भी हम बात करें। एक नींव रखी थी, छोटी सी नींव एक कस्बे के अंदर, और एक सपना लेकर चला था गांव से कि मैं भी एजुकेशन के सेक्टर में अपने कस्बे के लोग, अपने ज़िले के लोगों को उस ऊंचाइयों तक पहुंचाऊं। संयोग से मैं उनके साथ पढ़ा हुआ भी हूँ। मैं बार बार मेरे इंटरव्यू में कहता हूँ कि मैं उनके सानिध्य में पढ़ा हुआ हूँ, और मुझे प्राउड भी फील होता है जब वहाँ के लोग रिकॉर्ड बनाते हैं। तो डायरेक्टर सर सुनील सर हमारे साथ हैं। सुनील जी, आपका बोल हिंदुस्तान में स्वागत है। थैंक यू। मैं जब भी MD कोई रिकॉर्ड बनाता है तो मेरे लिए एक्स्ट्रा प्राउड होता है, और मैं कहता हूँ कि इस स्कूल से मैं पढ़ा हुआ था, इनसे मैं पढ़ा हुआ था, तो वो खुशी तो मेरे को है ही है। बिल्कुल बिल्कुल होनी भी चाहिए, और हमें भी बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स इतने कॉन्फिडेंस के साथ जो आप काम कर रहे हो, बोल हिंदुस्तान का चैनल चला रहे हो, बड़ी खुशी होती है कि आप जिस निष्पक्षता के साथ चैनल चला रहे हो, मैं देखता रहता हूँ, फॉलो करता हूँ आपकी ये आप ही की प्रेरणा है, आप ही का भरोसा है। और आप जितना बेबाकी से बोल पाते हो, इतना शायद बहुत कम लोग कर पाते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है, प्राउड फील होता है। बिल्कुल शुक्रिया। सर, अब की बार जो रिजल्ट रहा, निश्चिंत जो हर बार रिजल्ट रहता है, आप उनको रिकॉर्ड तोड़ते रहते हैं, नए आयाम स्थापित करते रहते हैं। अब तो आपने IIT PMT की तैयारी कराना और शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ से बच्चा 100 किलोमीटर दूर सीकर जाना पड़ता था, वरना 500 किलोमीटर दूर कोटा जाना पड़ता था। बिल्कुल। इन बच्चों को, कस्बों के बच्चों को आप कस्बे के अंदर इतनी बेहतरीन शिक्षा दे रहे हैं, कैसे सपना आया कि भाई यही सब कुछ यहीं दिला देते हैं? देखिए, 2015 से हमने ये जर्नी स्टार्ट की थी, मैं आपको बताऊँ, आपके व्यूअर्स को भी बता दूँ। और तब से एक सपना था कि साइंस के अंदर बहुत विशेष किया जा सकता है। चिड़ावा कस्बे में एजुकेशन हो रहा था, लेकिन वो एक नॉर्मल स्टेज पे चल रहा था। तो जब मैं यहाँ आया तो लगा कि चिड़ावा के अंदर काफ़ी कुछ किया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं अजय जी, अपने चिड़ावा में और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में टैलेंट बहुत है। बिल्कुल। जितना टैलेंट और IQ झुंझुनू में है, मैं फ़ख्र के साथ कह रहा हूँ, पूरे राजस्थान में कहीं नहीं है। बिल्कुल। इसका रीज़न है मेरे पास, नहीं शिक्कर विक्कर छोड़ो, आप कहीं नहीं है, मैं प्रमाण बता रहा हूँ आपको। अभी रीट का एग्जाम हुआ था, रीट के एग्जाम के अंदर लगभग 70% सिलेक्शन अकेले झुंझुनू के थे। बिल्कुल। और आप पूरे राजस्थान में घूम के आ जाओ, सारे के सारे गवर्नमेंट टीचर्स सबसे ज़्यादा झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के हैं। बिल्कुल। पूरे इंडिया में घूम के आ जाओ, सबसे ज़्यादा सैनिक झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के हैं। बिल्कुल। तो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का मुकाबला नहीं किया है IQ वाइज, तो उस डिस्ट्रिक्ट में जिसमें इतना भारी IQ और झुंझुनू में भी चिड़ावा, पिलानी। मैं आपकी बात काट कर यही बात बताना चाहता था कि सीकर जो शिक्षा नगरी बना हुआ शेखावाटी की, और अच्छी बात है, कोई भी जिला शिक्षा नगरी बनना चाहिए, कोई भी, बनना चाहिए, हाँ। लेकिन वहाँ भी अपने बच्चे, झुंझुनू के बच्चे वहाँ जाकर वहाँ नहीं, मैं पुराना आपको बताऊं, 2002 से 2000 के आसपास से लेकर के कोटा में भी हमारे झुंझुनू के बहुत सारे बच्चों ने टॉप किया है और टॉप रिजल्ट दिए हैं। उसके बाद सीकर में दिए हैं, लेकिन अब पहली बार चिड़ावा में बच्चे रिजल्ट देना स्टार्ट कर दिया है। ये आप जैसे लोगों की काबिलियत है हाँ, कि आपने मैं चाहता माध्यम दिया है। बिल्कुल, मैंने भी दिया है, और मेरे साथी लोग और भी प्रयास करें, और मैं चाहता हूँ कि चिड़ावा पूरी तरह से शिक्षा का हब बने और कोचिंग सेंटर्स का भी हब बने। एजुकेशन हब में तो मैं आपको बताऊं, चिड़ावा में साइंस के रिजल्ट्स के मामले में लगातार अपन ने स्टेट टॉपर्स दिए हैं। लास्ट 2 ईयर से स्टेट टॉपर अपने बच्चियों ने किया स्टेट टॉप। एक तो 99.40% तक हासिल किए हैं। अभी तक के पिछले साल तक के जो जितने भी रिकॉर्ड थे वो सब तोड़ दिए थे हमने। 99.4 कभी नहीं आए थे इससे पहले। तो इतना स्कोर हमने हासिल किया है, और 2 बार लगातार स्टेट टॉपर दिया है साइंस के अंदर। और लास्ट ईयर की तो जो बच्ची थी उसके एडिशनल सब्जेक्ट और था बायो, तो उसके मैथ्स में भी 100 आउट ऑफ 100 थे, बायो में भी 100 आउट ऑफ 100 बिल्कुल। हमने बोल हिंदुस्तान पे उनसे बात की। हाँ बिल्कुल। तो इस तरह के रिजल्ट्स हमने दिए हैं, लेकिन उसके बाद फिर लगा कि यार इतना अच्छा टैलेंट है तो ये नीट और JEE की तैयारी भी यहीं से होनी चाहिए। बिल्कुल। और उसका परिणाम आप देख रहे हो, लास्ट ईयर हमने सेपरेट बिल्डिंग उसके लिए बनाया और उसकी तैयारी करवाना स्टार्ट की। तो JEE का रिजल्ट जो अभी जनवरी अटेम्प्ट के अंदर जो आया था, उसमें हाईएस्ट मार्क्स थे 99.53% आए, और शिक्कर के हाईएस्ट मार्क्स थे 99.8% आए। बिल्कुल। इतना शायद हो रहा है, पहले ही साल है ये नहीं, और मैं कह रहा हूँ आपके चैनल में बैठ के अगले साल तक हम शिक्कर वालों को पकड़ लेंगे। नहीं, पॉजिटिव फीलिंग के साथ कह रहा हूँ ये बात। नहीं होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ हाँ। कंपटीशन होना चाहिए, स्टूडेंट में भी कंपटीशन होना चाहिए, संस्था वालों में भी कंपटीशन होना चाहिए। और आपने जो कहा कि 12th में हम बेटर रिजल्ट दिया है, स्टेट टॉपर दिए हैं, बिल्कुल। और अब हम नीट और JEE की तैयारी भी यहाँ से करवाएं। एक बेसिक सा गणित है कि अगर एक पौधे को भी हम एक जगह से दूसरे जगह
लगाते हैं तो वातावरण इन्वायरमेंट चेंज होता है तो वो पौधा भी एक बार मुरझा जाता है। बिल्कुल, तो थोड़ा बच्चा भी time एक स्कूल लेता है। छोड़कर किसी दूसरी संस्था में IIT JEE की तैयारी करने जाएगा तो थोड़ा सा डिमोटिवेट वो हो ही जाएगा। बिल्कुल। अगर उसको वही तैयारी उसी स्कूल में मिल जाए बिल्कुल, तो मेरे उसी स्कूल में मिल जाए, उसी घर पे रहते हुए मिल जाए, लोकल अपने घर का खाना पीना करते हुए मिल जाए, गार्जियंस की देख रेख में बच्चे को रहते हुए मिल जाए, इससे अच्छा कुछ हो नहीं वो सकता। बेहतरीन रिजल्ट क्योंकि देगा। बच्चे जब बाहर जाते हैं, अपने घर से बाहर निकलते हैं, चाहे वो कोटा जाएं, चाहे सीकर जाएं, जयपुर जाएं, कहीं भी जाते हैं बच्चे, तो उनको खाने पीने का सूट नहीं होता, वहाँ का एनवायरनमेंट सूट नहीं होता, पानी नहीं जचता, और कई बार गलत संगत में बहुत सारे बच्चे पड़ जाते हैं ऐसी जगहों पे जा करके। वहाँ की आप सक्सेस रेट देखोगे तो सीकर में 26 हज़ार बच्चे कोचिंग में हैं। बिल्कुल 26 हज़ार में से 2600 का भी सिलेक्शन नहीं है अजय जी। बिल्कुल और हमारे पास 80 बच्चे थे, उसमें 56 बच्चों का सिलेक्शन है JEE मेंस के अंदर। बिल्कुल आप रेशियो देखिए, 26 हज़ार में से 2600 नहीं है और 80 में से 56 का सिलेक्शन है। और अभी नीट का रिजल्ट आने वाला है, उनके आंसर के हमने मिला लिए, 620 से ऊपर 10 बच्चे हैं हमारे। बिल्कुल तो आप देखिए कि कितना बढ़िया स्कोर कर रहे हैं। 10 बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं इसी साल। बिल्कुल आपको बधाई हो। बिल्कुल सर, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, ये तो आपका फील्ड है, आप लगातार इसमें बेहतरीन प्रयास करते रहेंगे निसंदेह, लेकिन एक शिक्षा जो एजुकेशन हब जो बनाने की आप सोच रहे हैं कि इस चिड़ावा कस्बे को, यहाँ पे बहुत से रोल होते हैं प्रशासन का। आपको क्या लगता है कि प्रशासन के लोग या जो नेता लोग हैं वो आपको सपोर्टिव मिले हैं? बिल्कुल, देखो चिड़ावा में प्रशासन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे लोग हैं, अच्छे सपोर्टिव एनवायरनमेंट रहता है हमारे यहाँ पे चिड़ावा में। और मैं यही चाहूँगा कि जितने भी लोग हों, चाहे हम स्कूल वाले हों, कोचिंग वाले हों, सब लोग पॉजिटिव कंपटीशन के साथ में आगे बढ़ें जी बिल्कुल। और सब लोग बढ़िया सपोर्ट करें। प्रशासन से भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एनवायरनमेंट अच्छा बना हुआ है, आप रिपोर्टर्स लोग भी बड़ा सहयोग करते हैं सब लोग, तो सभी का एक और सबका विकास है इसमें। आज ये देखिए कि चिड़ावा एजुकेशन हब बनता है, ये MD ग्रुप ऑफ एजुकेशन की तरफ से नहीं, जितने भी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उन सब से, एक ठेले वाले से लेकर के, एक होटल वाले से लेकर के, एक मकान वाले से लेकर के सबको रोज़गार मिलता है। एक पियोन से लेकर के, बस ड्राइवर से लेकर के, टीचर्स को लेकर के हज़ारों लोग जॉब पाते हैं इस बहाने। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट चिड़ावा के लिए भी मिलता है, चिड़ावा को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिलता है। बिल्कुल नहीं, शिक्षा वो कहते हैं कि शिक्षा तो वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और दहाड़ेगा तो वो कुछ ना कुछ तो नया करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप लगातार जो प्रयास कर रहे हैं MD में, इससे पहले भी आपके साथ बहुत से स्टूडेंट रहे हैं जो टॉपर्स बने हैं। अभी मतलब हर बार एक सपना होता है कि अब की बार मैंने 5 टॉपर्स निकाले हैं, अगली बार मैं 7 निकालूंगा। अब की बार क्या ड्रीम है कि अगले सेशन में कितने टॉपर्स आएंगे? अब की बार सीकर पार। अब की बार सीकर पार। अच्छा, जैसे मोदी जी बिल्कुल, अब की बार सीकर पार। सीकर का रिकॉर्ड हमारा बिल्कुल तोड़ देंगे, शायद लग रहा है हम वहाँ के रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे इस बार। अब की बार सीकर पार करके आपको दिखा देंगे अगले साल। आप फिजिक्स की फैकल्टी भी हैं जी, इस स्कूल में पढ़ाते हैं और डायरेक्टर भी हैं। हाँ। डायरेक्टर होने के नाते आपका जो स्टाफ है, जो फैकल्टीज़ हैं, उनको मॉनिटर करने में, उन पे ध्यान रखने में कि कोई बच्चे के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कि वो सही पढ़ा तो रहे हैं क्या? कहीं कोई ऐसी फैकल्टी भी आ जाती है कई बार कि ठीक है पैसा मिल रहा है, डायरेक्टर पैसा दे रहा है, हमें क्या ही फ़र्क पड़ता है, रिजल्ट वो चाहते नहीं, लेकिन डायरेक्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। बिल्कुल, तो देखो, सब सपोर्टिव प्रेशर तो बिल्कुल नहीं है, जिम्मेदारी होती है। मैं ये कहूँगा सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, और ऐसी कोई प्रॉब्लम कभी आई नहीं, आती भी नहीं है, क्योंकि खुद सब्जेक्ट के आदमी हैं, क्लासेज में रहता हूँ मैं, तो बच्चों से भी इंटरेक्शन रहता है, टीचर से भी इंटरेक्शन रहता है, और जो मैनेजमेंट की टीम है वो भी अपना काम बहुत जिम्मेदारी से करते हैं। सब लोग, सबको अपना अपना काम बांट रखा है। तो मैं तो मेरा फ्री रहता हूँ, बच्चों को टीचिंग करवाता हूँ और फ्री रहता हूँ, बाकी काम सब मैनेजमेंट की टीम देखती है, सबको अपना अपना काम संभला रखा है, और सब लोग बहुत बढ़िया से अपने काम को करते हैं बखूबी। अभी और ईश्वर की कृपा से बच्चे भी हमारे पास इतने बढ़िया रहते हैं कि डिसिप्लिन वाइज और हर तरीके से बहुत बढ़िया बच्चे रहते हैं, पढ़ने वाले, और अच्छे रिजल्ट देते हैं। एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए, एक टॉपर्स के लिए डिसिप्लिन कितना मायने रखता है? सबसे ज़्यादा, मतलब मैं ये कहूँ कि टीचर से और मैनेजमेंट से, इन सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन मायने रखता है। सबसे पहली चीज़ डिसिप्लिन है। आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आप सब कुछ कर पाओगे, डिसिप्लिन नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश कर लेना, वो जो आप अचीवमेंट हासिल करना चाहते हो उससे कहीं पीछे रह जाओगे। वो हमारे फिजिक्स में एक सिद्धांत है ना ग्रेविटेशन का, कि हर तीर का निशाना थोड़ा ऊपर लगाना चाहिए, क्योंकि हर उड़ने वाला तीर ग्रेविटेशन का शिकार होता है, तो थोड़ा वो नीचे जाता है, निशाना थोड़ा ऊपर रखना चाहिए, तो वो वाली स्थिति होती है। तो यदि वो डिसिप्लिन में नहीं है तो थोड़ा नीचे आ जाएगा जहाँ जाना चाह रहा था उससे। तो डिसिप्लिन तो पहली चीज़ है एक स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट के लिए ही नहीं, इवन इंस्टीट्यूट के लिए भी, इंस्टीट्यूट में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए भी, हमारे लिए भी डिसिप्लिन सबसे पहली चीज़ है। बिल्कुल, जो आपके, और जब हम ही डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, इंस्टीट्यूट डिसिप्लिन में नहीं रहेगा, तो बच्चा उन्हीं से देख करके सीखेगा, तो वो कैसे रहेगा। बिल्कुल। अभी नया सेशन शुरू हो गया है, इस सेशन में जो आपने परिणाम दिए हैं इस कस्बे को, ज़िले को और इस स्टेट को,
वो काबिल तारीफ़ है। हमारी तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू। लेकिन जो नए बच्चे अभी नीट की तैयारी करने के लिए आएंगे, जेई की तैयारी करने के लिए आएंगे और अगले सेशन 12th में आएंगे, जो कहीं दूर बैठे हैं, इन बच्चों की तरह ये सोच रहे हैं कि मैं कौन से स्कूल को चूज करूं, कैसे देखूं, तो आपकी नज़र में भाई, वैसे मैं तो पढ़ा हुआ हूं, मुझे तो पता है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि मैं आपसे पढ़ा हुआ नहीं हूं, मान ले, फिर मैं कैसे आपके पास आऊं कि क्या मुझे बेटर मिलेगा औरों के बजाय? देखो MD मैं आपको बताता हूँ एमडी के अंदर क्या बेटर मिलेगा। सबसे पहली बात तो आप कोचिंग के लिए जाते हो तो जैसे सीकर कोटा की आप बात कर रहे थे, वहाँ 300 बच्चों को एक सेक्शन में बिठाया जाता है, आपको पता हो। अब 300 बच्चों को मैं ये मानता हूँ कि 300 बच्चों को आप एक साथ पढ़ा करके उन बच्चों के साथ न्याय नहीं कर सकते जी 300 बच्चों की बड़ी स्ट्रेंथ होती है क्लास के अंदर, और एक टीचर के लिए पर्सनल होल्डिंग करना, मैनेज करना वो बड़ा मुश्किल काम है। हमारे यहाँ बैच छोटे रहते हैं, 60 to 80 स्टूडेंट्स के बैच रहते हैं, तो उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल सकती है, प्रॉपर वॉच आउट किया जा सकता है, हर टीचर के द्वारा देखा जा सकता है, पकड़ की जा सकती है। अब जब 300 बच्चों में कई बार हम देखते हैं, कई बार किसी बच्चे के पास को 1-2 बार ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है कि हमने कॉल मिला दिया, बच्चे ने कॉल उठा लिया, सामने से टीचर की आवाज़ आ रही है, बेटा कहाँ हो? सर कोचिंग में हूँ। क्लास में हो, टीचर पढ़ा रहा है, तो टीचर की आवाज़ आती रहती है उसकी कि वो क्लास में फ़ोन अटेंड कर रहा है, और पता नहीं मैं कैमरे पे क्या बताऊँ क्या क्या करते रहते हैं। क्लास में बच्चे पीछे के डेस्क पे सो जाते हैं, कुछ गेम्स खेलने लग जाते हैं पीछे बैठ करके नीचे, कोई बोला सर कोई मनाही नहीं होती। कुछ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो आगे की सीटों में बैठ जाते हैं 300 बच्चों की क्लास में, और ये रियलिटी है, सबको पता भी होगी इस बात बिल्कुल, की। मैं भी गुजरा हुआ हूं। तो इस तरह के माहौल अपने यहाँ नहीं मिलेंगे, अपने यहाँ पर्सनल केयरिंग मिलती है बच्चों की। दूसरी बात, फैकल्टी वाइज मैं बात करूँ तो बहुत ही शानदार फैकल्टी है। ये जितने भी बड़े नाम इंस्टीट्यूट्स के आप लेओगे उन सब इंस्टीट्यूट्स की फैकल्टी अपने यहाँ मिल जाएगी आपको एक कम से कम, और हर सब्जेक्ट के 4-4, 5-5 फैकल्टी हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स बायो हो, 6-6, 7-7 फैकल्टी भी हैं कई सब्जेक्ट्स की, और स्पेशलाइजेशन है। फिजिकल केमिस्ट्री के अलग हैं, इनऑर्गेनिक के अलग हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फैकल्टी अलग है, उनमें भी 2-2, 3-3 स्टाफ हैं एक सब्जेक्ट के। बिल्कुल। अभी जो बच्चों की सबसे ज़्यादा समस्याएं आती हैं कि पहले जो एजुकेशन सेक्टर चलता आ रहा था कई लंबे अरसे से कि ठीक है टाइम पीरियड होता है 6 घंटे का, 4 घंटे का, स्कूलें लगती हैं, फिर बच्चा घर पे जाए, अपने हिसाब से तैयारी करें या फिर बाहर किसी से ट्यूशन ले लें। लेकिन अब स्कूल ही वो फैसिलिटी देती है कि आपके पास डाउट काउंटर का ऑप्शन है। बिल्कुल बहुत सी संस्थाओं में मैंने देखा है। बिल्कुल, तो क्या अपने आपके यहाँ रेगुलर डाउट काउंटर है। और सबसे पहले चिड़ाव में हमने कहा था ए स्कूल विदाउट नीड ऑफ ट्यूशन, ये स्लोगन हमने 2015 में लिया था। और जब मैंने सबसे पहले चिड़ाव में कहा था प्रेयर में खड़े होकर के बच्चों को कि बेटा यहाँ जो एडमिशन ले रहा है उनको ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं, और जो ट्यूशन जाना चाहता है उनको यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। एक बड़ा बोल्ड डिसीजन था उस समय। चिड़ाव में लोग ट्यूशन पढ़ाया करते थे 50-50, 100-100 के थोक में नाराज हो गए होंगे बिठा आप? कर। नाराज हो गए, फ़ोन आ गए रात को ही मेरे पास कि हमारी कि सर दुकान ऐसे तो लंबे नहीं चल पाओगे, आपने खोला ही अभी, आपको मालूम ही क्या है। मैं बोला साहब मेरे को ऐसे चलाना भी नहीं है, नहीं चलेगा। तो जो बच्चा पढ़ेगा, जब गार्जियन ने फीस हमें दे दी है पढ़ाने के लिए 40, 50, 60, 70 जो भी 1000 रुपये दिए हैं, तो फिर हमें फीस दे दी है, तो फिर वो ट्यूशन पे भी वो ठगाएगा। बिल्कुल। फिर हमारा क्या दायित्व रहा जब गार्जियन को ट्यूशन जाना पड़ रहा है। चाहे हमारी LKG नर्सरी से लेकर के 12 तक मैं कह रहा हूँ, हमारा कोई बच्चा ट्यूशन नहीं जाता, और हमारे इंस्टीट्यूट का कोई टीचर ट्यूशन पढ़ाता भी नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, और उसके लिए बड़ा हमें एक्स्ट्रा स्टैंड पे करना पड़ता है। हाँ। फैकल्टी से जब जैसे 9, 10, 6, 7, 8 की फैकल्टीज को भी रखते हैं, तो उनको ये कह करके रखते हैं, करार करके रखते हैं कि आप कहीं भी ट्यूशन नहीं लगाओगे, तो उसके लिए उनकी पेमेंट की डिमांड भी उस हिसाब से होती है। बिल्कुल। तो लेकिन वो करते हैं, हम पूरी फुलफिल करते हैं, और बच्चों की ज़रूरत, हर ज़रूरत यहाँ पूरी की जाती है। हम कहते हैं डाउट काउंटर अपना रहता है। स्कूलिंग के बच्चों के लिए भी हमारे यहाँ डाउट काउंटर रहता है, कोचिंग के लिए नहीं, स्कूलिंग के बच्चों के लिए। जैसे आपने इंटरव्यू पूछा था बच्चे से, बता रही थी कि छुट्टी के बाद भी जितनी देर चाहें बच्चे रुक करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने विस्तार से संक्षिप्त में आपने पूरा इतिहास बता दिया MD ग्रुप का, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में जो रिकॉर्ड MD ने बनाए हैं वो MD ही उन रिकॉर्डों को तोड़े, ये हमारी उम्मीदें हैं, शुभकामनाएं आपको। और अगर आप अभी भी 12th में हुए हैं या IIT JEE की तैयारी करना चाहते हैं, मेडिकल लाइन में आना चाहते हैं, तो एक अच्छा विकल्प मैं चाहता हूं कि आप एक बार आएँ, परखें, कहीं भी आप जाएं, उससे पहले आप उनका इन्वायरमेंट, उनके पढ़ाने का तरीका, वो सारी चीज़ें जा कर तय करें, और फिर वहाँ पे आप एडमिशन लें। और पेरेंट्स का विशेष इसमें ध्यान रहना चाहिए कि उनका बच्चा 1 साल के लिए, भविष्य के लिए जिन्हें सौंप रहे हैं, उन पे वो पूरा भरोसा जता के जाएँ। वहाँ वो निसंदेह वो सारे डाउट क्लियर करें, क्योंकि आप एक मोटी फीस देते हैं, आप मोटी रकम देते हैं, आप अपने बच्चे का 1 साल का भविष्य सौंपते हैं किसी के हाथों में, तो निसंदेह आप हर डाउट को क्लियर करना आपका अधिकार भी बनता है। तो आपने देखा जिया और अंकुर से हमने बात की जो टॉपर थे, और यहाँ MD ग्रुप के डायरेक्टर सुनील डांगी से हमने बात की। तमाम बातों के लिए आपका धन्यवाद सर। और आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में अजय कुमार। नमस्कार।